ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना एक बहुत बड़ा एडवेंचर है, लगभग रोमांटिक। पर सच ये है कि सूरज के चारों ओर घूमने वाले हर प्लैनेट के पास एक फिजिकल ट्रैप है, जो इंसान के सर्वाइवल की किसी भी उम्मीद को खत्म करने के लिए तैयार है। ये सोचना लगभग क्रेजी है कि मार्स पर वॉक करना या जुपिटर की ट्रिप आसान हो सकती है। स्पेस में कोई दया नहीं है, और यह जानना कि आप हर प्लैनेट पर अपनी जान कैसे गंवा देंगे, फिजिक्स के कड़े नियमों के सामने हमारी छोटी सी मौजूदगी की एक कड़वी याद दिलाता है। फिर भी इसी बड़े रिस्क में बड़ा रिवॉर्ड भी छिपा है, यह जानना कि वीनस मेटल को कैसे पिघलाता है, मरकरी कुछ ही मिनटों में इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे जला देता है, या नेपच्यून अल्ट्रा फास्ट तूफान कैसे क्रिएटता है, हमें हर नई टेक्नोलॉजी की वैल्यू का एहसास कराता है, जो नेचर के नियमों को मोड़ने की कोशिश करती है। यह अजीब है, लेकिन एसबीए से बुरा क्या हो सकता है? यह देखने से हमें पता वॉकता है कि हम कहां अच्छा कर रहे हैं और कहां हम अभी भी कमजोर हैं। अगर कोई एक चीज है जिसके बारे में हर एक्सप्लोरर को क्यूरियस होना चाहिए, तो वह यह है, दूर के प्लैनेट्स पर यह पता लगाना कि कहां मौत हो सकती है कोई फेलियर नहीं है, बल्कि यह एक क्लू है कि दूसरे प्लैनेट पर लाइफ कैसी होगी, या शायद फ्यूचर में दूसरे प्लैनेट्स पर कैसे जिंदा रहना है। एंड तक बने रहें, क्योंकि कुछ ही मिनटों में आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलेगा जो आसमान की हर छोटी लाइट को एक रिमाइंडर में बदल देता है। यूनिवर्स क्रूर नहीं है, बल्कि हम ही इसे एक्सप्लोर करने के लिए अभी भी हाथ पांव मार रहे हैं। उन्नीस में वेनेरा 13 मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में एक रियल टर्निंग पॉइंट बन गया था। एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर की स्टडी करने वाले किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए वीनस एक अमेजिंग एग्जाम्पल है कि क्या होता है जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 92 बार तक पहुंच जाता है। ये ऐसा है जैसे अर्थ पर 900 मीटर डीप पानी के कॉलम का प्रेशर हो। मार्टिन रीस अक्सर बताते हैं कि कैसे वीनस मटेरियल्स की फिजिक्स को टेस्ट करने के लिए एक नेचुरल लैब बन जाता है कि वे टूटने से पहले कितना झेल सकते हैं। वेनेरा 13 को इस जबरदस्त प्रेशर को झेलने के लिए क्रिएट किया गया था, साथ ही लगभग 470 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी, जो इतना गर्म है कि कुछ ही मिनट्स में लेड और एल्यूमिनियम पिघल जाए। प्रोब के शेल में टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील के एलॉयज का यूज किया गया था, जिसे सिरेमिक थर्मल इंसुलेशन लेयर्स के साथ मिक्स किया गया था ताकि अंदर हीट के फ्लो को स्लो किया जा सके। ब्रायन कॉक्स ऐसी मिशंस के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ऐसे हार्श एनवायरनमेंट वाले दूसरे प्लैनेट्स पर सर्वाइव करने के लिए हमें थर्मल और केमिकल प्रोटेक्शन टेक्निक्स में लगभग मिलिट्री लेवल की महारत हासिल करनी होगी। प्रोब में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जिन्हें न केवल हीट बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कांस्टेंट कोरोजन को भी झेलने के लिए क्रिएट किया गया था। अपनी 127 मिनट्स की ऑपरेशन के दौरान वेनेरा 13 ने वीनस की सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए, लो रेसोल्यूशन पैनोरामिक पिक्चर्स लीं और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा भेजा। बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स के ट्रेसेस। ये रिकॉर्ड्स आज भी क्लाइमेट सिमुलेशन मॉडल्स में यूज होते हैं, जो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे प्लैनेट पर लाइफ कैसी होगी अगर हम रिलायबल हीट शील्ड और प्रेशराइजेशन टेक्नोलॉजीज को रेप्लिकेट कर पाएं। वेनेरा 13 की अचीवमेंट ये याद दिलाती है कि हमने भले ही ऐसी मशीनें लैंड की हैं जहां ह्यूमंस चल नहीं सकते, लेकिन लोगों को भेजने के लिए अभी भी इंजीनियरिंग में एक बड़ी छलांग की जरूरत है, खासकर अगर हम ये आइडिया एक्सपैंड करना चाहते हैं कि वीनस जैसी जगहों पर तुरंत मरे बिना लाइफ कैसी होगी। वीनस पर किसी इंसान के वॉकने के बारे में सोचना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, लेकिन यह एक ऐसा आइडिया है जिस पर कई प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स सोचते हैं। वीनस की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से लगभग 90 गुना ज्यादा है। यह ऐसा है जैसे ल्यूक बार्न्स के हिसाब से बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के ओशन में 1000 मीटर की गहराई में डाइव करना। एक ह्यूमन बॉडी जिसमें ज्यादातर एयरफील्ड स्पेस होते हैं,
प्रेशर के बड़े डिफरेंस से तुरंत क्रश हो जाएगी। इससे वीनस जैसे प्लैनेट्स पर कुछ ही सेकंड्स में तुरंत मौत हो जाएगी, इससे पहले कि हीट या सल्फ्यूरिक एसिड भी अपना असर दिखा सकें। और अगर हमारे पास वेनेरा 13 प्रोब जितना मजबूत सर्वाइवल सूट होता भी, तो भी सिचुएशन बहुत हार्श रहती। हीट शील्ड को एक कंटेनमेंट रिएक्टर की तरह काम करना होगा, जो 470 डिग्री सेल्सियस के एवरेज टेम्परेचर को मैनेज करे और साथ ही 400 डिग्री से ज्यादा का इंटरनल टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट ये रखे। ब्रायन कॉक्स ने कहा है कि ऑर्डिनरी स्पेस सूट जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस को मैनेज करने के करीब भी नहीं है। ये दिखाता है कि धरती से बाहर रहने के बारे में हम जो सोच सकते हैं और उसे असल में करने के बीच कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है। ऊपर से केमिकल पार्ट बहुत खतरनाक है। वीनस के क्लाउड्स में सल्फ्यूरिक एसिड मेटल्स और प्लास्टिक्स को कुछ ही मिनट्स में कोरोड कर देता है। इस डिस्ट्रक्शन को स्लो करने के लिए सेरामिक मटेरियल और स्पेशल अलॉयज की आउटर लेयर्स चाहिए होंगी जो हाई कोरोजन को झेल सकें। इससे सूट इतना भारी और रिजिड हो जाएगा कि आप ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, हर स्टेप में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और एनर्जी लगेगी जितनी एक ह्यूमन बॉडी ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगी। ऐसे में धरती से बाहर रहने का सपना एक हार्श फिजिकल रियलिटी से टकराता है, जहां बेस्ड प्रोटेक्शन भी वीनस के प्रेशर, हीट और टॉक्सिक केमिकल्स के सामने सिर्फ टेम्परेरी है। जब हम वीनस को वार्मी के साइंस के नजरिए से देखते हैं, तो हमें पता वॉकता है कि इंसान की इंजीनियरिंग की लिमिट्स क्या हैं। मार्टिन रीस अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा वार्मी मिलकर एक ऐसा एनर्जी ट्रैप क्रिएटते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। स्पेस सूट के अंदर से वार्मी निकालने की कोई भी कोशिश बेकार हो जाती है, क्योंकि बाहर का माहौल इतनी ज्यादा वार्मी छोड़ता है जितनी हम निकाल नहीं सकते। लगभग 470 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर वीनस को हमारे सोलर सिस्टम का एसबीए से गर्म प्लैनेट क्रिएटता है, मरकरी से भी ज्यादा गर्म, जो सूरज के ज्यादा करीब है, लेकिन उसकी कोई डेंस एटमॉस्फेयर नहीं है। इवेपोरेटिव कूलिंग का फिजिक्स, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम में आम है, वो यहां लगभग तुरंत फेल हो जाएगा। ब्रायन कॉक्स बताते हैं कि जब एक प्रोटेक्टेड ह्यूमन बॉडी और बाहर के माहौल के बीच हीट का इतना बड़ा डिफरेंस होता है, तो इंसुलेशन में जरा सी भी गड़बड़ इंटरनल टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। हीट ट्रांसफर की फिजिक्स में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉट वार्मी से जल्द ही बेहोश हो जाएगा। बॉडी की टेम्परेचर कंट्रोल करने की कैपेसिटी बस काम करना बंद कर देगी। ऐसे में सिलिकॉन कार्बाइड की कई लेयर्स, टाइटेनियम प्लेट्स और सेरेमिक लेयर्स वाला स्पेस सूट भी हमेशा के लिए टिक नहीं पाएगा। कूलिंग सिस्टम के फेल होने के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का कोरोशन दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। सूट का बाहरी हिस्सा क्रैक हो जाता है, जिससे छेद बन जाते हैं और अंदर का मटेरियल जहरीले एटमॉस्फेयर के सीधे कांटेक्ट में आ जाता है। 20 मिनट से भी कम समय में मौत तय हो जाती है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि वीनस जैसे दूसरे प्लैनेट्स पर सरवाइव करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो अभी सिर्फ आइडियाज तक ही सीमित है, जिसे हम अभी बना नहीं सकते। किसी भी स्पेस एक्सप्लोरर के लिए यह जागरूकता इस बात की याद दिलाती है कि हर प्लैनेट पर कैसे मौत होगी। ये सोचने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक रूल्स को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मरकरी बिना किसी शक के एसबीए से एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स में से एक है कि अगर कोई बिना प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर के किसी हेवनली बॉडी पर रहने की हिम्मत करे तो उसकी लाइफ कैसी होगी। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह असल में एक ओपन एयर थर्मल फिजिक्स लैब है, जहां एटमॉस्फेयर की कमी रॉकी सरफेस को अचानक टेम्परेचर चेंजेस के सामने सीधा एक्सपोज करती है। ब्रायन कॉक्स अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि मरकरी के दिन में टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर वॉका जाता है, जबकि रात में यह -170 डिग्री से नीचे गिर जाता है। यह अचानक बदलाव दिखाता है कि सोलर रेडिएशन
बिना किसी फिल्टर के प्लैनेट के एनर्जी साइकिल पर कैसे हावी होता है। मरकरी पर सोलर रेडिएशन इतने इंटेंस लेवल्स तक पहुंच जाता है कि एक प्रोब या स्पेस सूट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जल्दी ही खराब हो जाएंगे। मार्टिन रीस बताते हैं कि मरकरी पर एक मिशन के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स को काम करते रहने के लिए रेडिएशन शील्ड्स और सोलर रिफ्लेक्टर्स की जरूरत होगी जो इस एनर्जी के कुछ हिस्से को डिफ्लेक्ट कर सके। अब इमेजिन कीजिए कि एक एस्ट्रोनॉट इस एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है, यहां तक कि रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज वाले मेटल की लेयर्स से प्रोटेक्टेड होने पर भी आयोनाइजिंग रेडिएशन स्ट्रक्चर से होकर गुजरेगा और सेल्स, टिश्यूज और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डैमेज करेगा। यह एसबीए से खराब सिनेरियो है कि अगर हम सूरज के इतने करीब किसी दूसरे प्लैनेट पर सर्वाइव करें तो क्या होगा। एक और जरूरी डिटेल मरकरी का रोटेशन पीरियड है, जिसका मतलब है कि एक पूरा दिन 176 अर्थ डेज के बराबर होता है। इसका मतलब है कि सरफेस पर फंसा हुआ एक एक्सप्लोरर कई दिनों तक जानलेवा रेडिएशन और रातों को जबरदस्त ठंड के सामने एक्सपोज्ड रहेगा। जैसा कि ल्यूक बार्न्स बताते हैं, एटमॉस्फेयर के बिना खुद को गर्म रखना या हीट को इफेक्टिवली डिसिपेट करना इम्पॉसिबल है। कुछ ही मिनट्स में सिस्टम फेल हो जाएंगे, जिससे किसी भी इम्प्रोवाइज्ड शेल्टर को क्रिएट ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्लैनेट्स में इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मरकरी इस बात की याद दिलाता है कि सूरज से दूरी ही किसी प्लैनेट की मोर्टेलिटी को डिसाइड करने वाला अकेला फैक्टर नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन की कमी सरफेस को एक रेडिएटिव ट्रैप में बदल देती है। कई एस्ट्रोनॉमर्स के लिए मंगल ग्रह ही हमारी एसबीए से अच्छी उम्मीद है कि इंसान धरती के बाहर रह सके। ब्रायन कॉक्स कहते हैं कि मंगल एक जमे हुए लाल रेगिस्तान जैसा है। यह एक ऐसी जगह है जहां चट्टानें और पतली हवा मिलकर ऐसा नजारा क्रिएटते हैं जो कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। दिन के समय ग्रह के बीच के हिस्से में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में यह लगभग -70 डिग्री तक गिर जाता है। यह दिखाता है कि बिना घनी हवा के वार्मी कितनी तेजी से बढ़ाती है, क्योंकि हवा एनर्जी को रोक कर रखती है। तापमान में यह बड़ा बदलाव हमारे रहने की जगहों को गर्म और रेडिएशन से सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल बना देता है। और रेडिएशन की बात करें तो ल्यूक बार्न्स हमें बताते हैं कि क्योंकि मंगल का कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सतह पर धरती से लगभग 20 गुना ज्यादा स्पेस रेडिएशन पहुंचता है। तो मंगल पर एक स्पेस सूट को अंदर से खास परतों की जरूरत होगी, जैसे केवलर और बढ़िया प्लास्टिक मटेरियल, ताकि ये नुकसानदायक कण अंदर न आ सकें। लेकिन इतनी ज्यादा सुरक्षा के बाद भी ज्यादा देर तक रेडिएशन में रहने से आपके दिमाग और खून के बहाव पर असर पड़ सकता है। तो अगर आप मंगल पर रहने की सोच रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि वहां बेसने के लिए न केवल बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, बल्कि खुद को रेडिएशन से बचाने के नए तरीके भी ढूंढने होंगे। एक और बात जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती है वह है मंगल की ग्रेविटी। यह धरती पर हमारी ग्रेविटी का सिर्फ 28% है। मार्टिन रीस बताते हैं कि हालांकि कम ग्रेविटी से वॉकना फिरना आसान हो जाता है, लेकिन समय के साथ यह आपकी मसल्स, हड्डियों और शरीर के फ्लूइड्स पर भी असर डालती है। जो कोई भी सोचता है कि दूसरे ग्रहों पर जिंदगी कैसी होगी, मंगल एक अच्छी सीख देता है। हमारे शरीर भी जो धरती की कंडीशंस के हिसाब से टाइम के साथ बदले हैं, उन्हें भी ऐसी जगहों पर हेल्दी रहने के लिए खास मदद की जरूरत होगी जहां ग्रेविटी इतनी मजबूत नहीं है। तो मंगल पर आजादी से टहलने का यह रोमांटिक विचार एक मुश्किल मेडिकल सच्चाई को छुपाता है। इसके लिए इंजीनियरिंग और बॉडी साइंस के ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए होंगे जो आज हमें पता नहीं है। जुपिटर, इसमें कोई शक नहीं, इंसान के किसी भी तरह के एक्सप्लोरेशन के लिए एक जानलेवा जगह का ऐसे भी एक क्रेजी उदाहरण है। ब्रायन कॉक्स हमें अक्सर याद दिलाते हैं कि जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर इतना बड़ा है कि यह लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है और सूरज की रेडिएशन को ऐसे स्टारों पर फंसा लेता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को मिनटों में खत्म कर सकते हैं।
इस गैस के गोले के चारों ओर की रेडिएशन धरती की तुलना में लगभग 18,000 गुना ज्यादा मजबूत है। यह दिखाता है कि इतने एक्सपोजर के साथ दूसरे ग्रहों पर सरवाइव करना कितना मुश्किल है। उन लोगों के लिए जो एटमॉस्फेयर के काम करने के तरीके का अध्ययन करते हैं, जुपिटर एक फैसिनेटिंग नाइटमेयर है। इसकी ऊपरी परतें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हैं, लेकिन एक्चुअली खतरा एरो में है, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचती है। मार्टिन रीस बताते हैं कि जब आप इन परतों से गुजरते हैं तो किसी भी प्रोब या स्पेस सूट को एक्सट्रीम जी फोर्स का सामना करना पड़ेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने के साथ और मजबूत होता जाता है। इसका मतलब है कि भले ही कोई रेडिएशन से परफेक्ट शील्ड पाले, फिर भी वह गैस की परतों के वजन से कुचल जाइएगा। ल्यूक बार्न्स यह भी बताते हैं कि गैलीलियो मिशन, जो 1995 में हुआ था, दबाव के कारण खत्म होने से पहले सिर्फ 58 मिनट तक वॉका। एक इंसान के लिए एसबीएस से अच्छा अनुमान होगा कि आपका शरीर 3 मिनट के भीतर हार मान लेगा। यह बस दिखाता है कि आप इन विशाल ग्रहों पर कैसे मरेंगे। इसके अलावा वहां उतरने के लिए कोई ठोस जमीन नहीं है। अगर आप और गहरे जाते हैं तो दबाव लाखों एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है, जिससे हाइड्रोजन एक मेटालिक फ्लूइड में बदल जाती है। तो अगर आप सोचते हैं कि इंसानों के लिए जुपिटर को कभी एक्सप्लोर करना कैसा होगा, तो आपको इसे मानना होगा। आज की टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा होगा ही नहीं। कई एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए जुपिटर के मून्स में से एक, यूरोपा, पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश करते समय एसबीए से बड़ी उम्मीदों में से एक है। ब्रायन कॉक्स अक्सर यह बात दोहराते हैं कि यह बर्फीला चांद लिक्विड पैनी का एक नेचुरल भंडार है, जो बर्फ की एक लेयर के नीचे छिपा हुआ है, जिसकी मोटाई 15 किलोमीटर तक हो सकती है। एक रॉकी कोर को छूने वाला एक अंडरग्राउंड ओशन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के लिए परफेक्ट सेटअप क्रिएटता है, जिससे यूरोपा किसी के लिए भी एक की पॉइंट बन जाता है, जो दूसरे कोल्डे दूर के प्लैनेट्स पर पॉसिबल लाइफ का स्टडी करते हैं। यूरोपा पर सरफेस टेम्परेचर लगभग -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, एक ऐसा लेवल जिसमें बहुत ज्यादा इंसुलेशन वाले स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट्स की जरूरत होती है। मार्टिन रीस ने गैस जायंट्स के मून्स पर मिशंस के बारे में डिस्कशंस में पहले ही बताया है कि जबकि यूरोपा की ग्रेविटी कम है, जुपिटर का रेडिएशन एसबीएस से बड़ा इमीडिएट डेंजर है। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर सरफेस पर आयनाइजिंग रेडिएशन के घातक लेवल्स की बौछार करता है, जिससे कोई भी प्लास्टिक मटेरियल बहुत तेजी से खराब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बेस्ड सूट के साथ भी एक ह्यूमन एक्सप्लोरर के पास सर्वाइवल सिस्टम्स के फेल होने से पहले लगभग 15 मिनट होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात क्रैक्स और गीजर्स हैं, जिन्हें यूरोपा रेगुलरली स्पेस में लॉन्च करता है। पेनी के ये जेट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कॉस्मिक रेडिएशन के सामने लाते हैं, जिससे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स को पॉसिबल माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स के बारे में क्लू मिलते हैं। ल्यूक बार्न्स बताते हैं कि फ्यूचर प्रोबेस जैसे यूरोपा क्लिपर मिशन ओशन के सैंपल्स का एनालिसिस करने के लिए क्रस्ट को ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन जब तक ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होती, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का कोई भी अटेम्प्ट इम्पॉसिबल है। जो कोई भी यह सोचता है कि वहां वॉकना कैसा होगा, उसे यह याद रखना चाहिए कि सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के बिना यह प्लैनेट्स या मून्स पर एक और मौत होगी जिनके पास आंसर से ज्यादा सवाल हैं। सैटर्न अपने शानदार रिंग्स के साथ किसी को भी धोखा दे सकता है जो सोचेगा कि यह सिर्फ एक शांत गैसीय विशलकाय है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के लिए यह वाइल्ड एटमॉस्फियर और एरो का अध्ययन करने के लिए एक शानदार जगह है, जो 1300 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड तक पहुंचती है। यह पृथ्वी पर अब तक रिकॉर्ड की गई एसबीए से तेज एरों से लगभग 5 गुना ज्यादा है। ब्रायन कॉक्स अक्सर बताते हैं कि -220 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर
सैटर्न जैसे प्लैनेट्स पर सरवाइव करना नामुमकिन बना देगा। जहां उतरने के लिए कोई सॉलिड जमीन नहीं है, वहां की फिजिक्स बहुत क्रूर है। जितना नीचे जाओगे सब कुछ उतना ही कुचल जाएगा। अब सैटर्न का एसबीएस से बड़ा मून टाइटन एक बिल्कुल अलग कहानी है। मार्टिन रीस हमें याद दिलाते हैं कि दूसरे मून्स के उलट टाइटन में नाइट्रोजन और मीथेन का एक घना एटमॉस्फेयर है, जो स्पेस रेडिएशन के खिलाफ एक नेचुरल शील्ड का काम करता है। यह एटमॉस्फेयर अपने लिक्विड हाइड्रोकार्बन लेक्स के साथ हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी दूसरे प्लैनेट या मून पर रहना कैसा होगा, जहां आप पृथ्वी की ग्रेविटी के केवल 14% के साथ चल सके। -180 डिग्री सेल्सियस की ठंड के लिए स्पेशल थर्मल सूट की जरूरत होगी, लेकिन यह कोई रुकावट नहीं है। एक और कमाल की बात यह है कि क्योंकि हवा इतनी घनी है, पंख लगाकर कोई इंसान असल में टाइटन पर ग्लाइड कर सकता है। ल्यूक बार्न्स अक्सर इसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हवा की क्रिएटिविटी और ग्रेविटी में छोटे बदलाव एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल यूनिक जगह बना सकते हैं। लेकिन सांस लेने के लिए हवा नहीं है और लिक्विड मीथेन है, इसलिए आपको सील्ड हैबिटेट्स और अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। तो टाइटन हमें दूसरे प्लैनेट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और इस आइडिया को मजबूत करता है कि हमारे सोलर सिस्टम की सभी बर्फीली जगहों में से यह फ्यूचर की कॉलोनी के लिए एसबीएस से अच्छी जगह हो सकती है। किसी भी खगोलशास्त्री के लिए यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में एक खास चुनौती पेश करते हैं। सुपरसोनिक एरों, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन के घने एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन किसी भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर को मिनटों में क्रश कर देगा। ब्रायन कॉक्स बताते हैं कि यूरेनस, जैसे कि 560 किलोमीटर प्रति घंटे की एरे दिखाता है, जो एक ऐसे कोर से वॉकती हैं जो बहुत कम इंटरनल एनर्जी छोड़ता है, जिससे एक अनोखा और मुश्किल से प्रिडिक्ट किया जा सकने वाला एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बनता है। इसलिए सूरज से इतनी दूर दूसरे ग्रहों पर रहने की कल्पना करने के लिए ऐसी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की जरूरत है जिन्हें हम अभी तक प्रोटोटाइप भी नहीं कर सकते। नेपच्यून शायद और भी ज्यादा कठोर है। ल्यूक बार्न्स ने पहले ही बताया है कि नेपच्यून पर एरे 1300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती हैं, एक ऐसी स्पीड जो लैंडिंग की किसी भी कोशिश को हाइपरसोनिक तूफानों के बीच फ्री फॉल में बदल देती है। घने बादल जमे हुए मीथेन से बने होते हैं, जो लाल रोशनी को सोखते हैं और नीली को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे ग्रह को उसका खास रंग मिलता है। लेकिन इस विजुअल ब्यूटी के पीछे एक ऐसा माहौल छिपा है जहां तापमान -220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसा कोई भी सूट नहीं है जो एक्सट्रीम ठंड और बढ़ते हुए प्रेशर के कॉम्बिनेशन को झेल सके, जबकि नेपच्यून की ग्रेविटी, जो पृथ्वी की ग्रेविटी का लगभग 110% है, शरीर को कंप्रेस्ड हाइड्रोजन की परतों के खिलाफ धकेलती है। अगर कोई सोचता है कि इन जायंट्स के चंद्रमाओं को एक्सप्लोर करने की कोशिश करने पर क्या होगा, जैसे मिरांडा, टाइटेनिया या ओबेरॉन, तो उन्हें फिजिकल ऑब्स्टिकलें भी मिलेंगी। कुछ चंद्रमाओं पर एक्सट्रीमली कम ग्रेविटी, जैसे मिरांडा पर, एक इंसान को कम से कम एफर्ट के साथ सैकड़ों मीटर ऊपर कूदने देती है। लेकिन यही खास बात स्पेस ड्रिफ्ट के रिस्क को बढ़ा देती है। मार्टिन रीस बताते हैं कि इन नेचुरल सैटेलाइट्स पर ठंड -200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकती है, जिससे कोई भी एक्सपोजेड सरफेस तुरंत जम जाती है। इसलिए किसी भी परमानेंट बेस के लिए थर्मल शील्ड्स और अंडरग्राउंड हैबिटेट्स की जरूरत होगी, साथ ही टोटल हीट लॉस से बचने के लिए कांस्टेंट एनर्जी सोर्सेज की भी। थर्मल और एटमॉस्फेरिक चुनौतियों के अलावा कॉस्मिक रेडिएशन भी है, जो जुपिटर से कम होने के बावजूद अभी भी सर्किट्स और बायोलॉजिकल टिश्यूज के लिए एक एक्चुअली खतरा है। ब्रायन कॉक्स कहते हैं कि प्रोटेक्टिव शील्ड होने के बावजूद बैकग्राउंड सोलर रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो इन ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड्स में जमा होते हैं, कुछ ही घंटों में क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह यूरेनस या नेपच्यून के लिए एक मिशन डिजाइन करते समय
खगोल शास्त्री और इंजीनियर इस कठोर सच्चाई का सामना करते हैं कि दूर के ग्रहों पर जीवित रहने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए स्पेस हैबिटेट्स को समझने के तरीके में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है और कैसे इंसान के शरीर को उन एक्सट्रीम्स से बचाया जाए जो पृथ्वी पर नहीं हैं। जब हम धरती से बाहर इंसानों के रहने की बात करते हैं तो मार्स हमेशा एसबीए लॉजिकल पहला स्टेप लगता है। रेड प्लैनेट की ग्रेविटी कंट्रोल करना आसान है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए मिट्टी भी यूज की जा सकती है और टेम्परेचर भी भले ही एक्सट्रीम हो लेकिन अच्छे इंसुलेशन सिस्टम क्रिएटने के लिए काफी है। मार्स के हैबिटेट इंजीनियर्स आइस और प्लास्टिक कंपाउंड्स के साथ 3D प्रिंटिंग यूज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे शेल्टर क्रिएटने के लिए जो हाई कॉस्मिक रेडिएशन को झेल सके। दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ डिजाइन करने वालों के लिए मार्स एक नेचुरल टेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है, जहां हम रेडिएशन शील्ड्स और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के बारे में अपनी सारी जानकारी वैलिडेट कर सकते हैं। अब वीनस का सिनेरियो कम से कम काफी वाइल्ड है। भले ही वीनस की सरफेस किसी भी सेटलमेंट के लिए बहुत इनहॉस्पिटेबल है, लेकिन एटमॉस्फेयर की एक लेयर है करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां प्रेशर, टेम्परेचर और ग्रेविटी धरती के जैसे ही हैं। यहीं से फ्लोटिंग सिटीज का आइडिया आया है, जो प्रेशराइज्ड प्लेटफॉर्म्स से बनी होंगी और जो डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हल्के गैसों से सपोर्टेड होंगी। यह आइडिया आपको सोचने पर मजबूर करता है कि किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ कैसी होगी अगर हम फिजिकल प्रॉब्लम्स को बाईपास करना सीख जाएं और अपने सपोर्ट के लिए इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट का यूज करें। एसबीए से बड़ी चुनौती सल्फ्यूरिक एसिड से होने वाली लगातार टूट फूट है, जिसका मतलब है कि हमें रेजिस्टेंट मटेरियल्स और लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होगी। सैटर्न का मून टाइटन पॉसिबल जगहों के इस ट्रायो को ऐसी विशेषताओं के साथ पूरा करता है जो किसी भी एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट की इमेजिनेशन को बढ़ा देती हैं। इस मून में नाइट्रोजन से भरपूर एटमॉस्फेयर है, इतना डेंस कि अगर किसी इंसान के पंख हों तो वह वहां ग्लाइड कर सके, और लिक्विड मीथेन और इथेन की झीलें जो केमिकल एनर्जी का सोर्स हो सकती हैं। -180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कोई मजाक नहीं है, लेकिन एडवांस्ड इंसुलेशन टेक्नोलॉजी से प्रेशराइज्ड सूट्स में सरफेस पर वॉका जा सकता है और सेल्फ हीटिंग सिस्टम्स भी यूज किए जा सकते हैं। तो धरती के बाहर लाइफ कैसी होगी, खासकर टाइटन पर, यह सोचना फ्यूचर की कॉलोनीज के बारे में थ्योरीज को बढ़ावा देता है, जो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल अडेप्टेशन को मिलाकर एक टॉक्सिक जगह को एक फंक्शनल और सेफ हेवन में बदल सकती है। इन आइडियाज को एक्चुअलियत क्रिएटने के लिए मेनली मटेरियल और एडवांस्ड ऑटोमेशन को इंप्रूव करना होगा। इंडस्ट्रियल प्रिंटर, ड्रोन और ऑटोनॉमस रोबोट्स कॉलोनी वालों के पहुंचने से पहले स्ट्रक्चर तैयार करने में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा बड़े ऑर्बिटल शहरों का आइडिया, जहां हाइड्रोपोनिक फार्म और सोलर जनरेटर हों, वो भी एक दूसरा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अभी भी मार्स, वीनस और टाइटन को बस एक ट्रायल मानते हैं। अगर इंसानियत कभी यह जान पाई कि दूसरे प्लैनेट्स पर कैसे रहना है, तो ये कॉलोनीज सिर्फ सेफ जगह नहीं होंगी, ये एक लिविंग लैब की तरह होंगी जो हमें स्पेस बायोलॉजी सिखाएंगी, हैबिटेट्स कैसे क्रिएट किए और यहां तक कि एक प्लैनेट के एनवायरनमेंट को कंट्रोल्ड तरीके से कैसे बढ़ा लें, ये भी सिखाएंगी। आखिर में यह सारी बात एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। अगर हम क्रेजी फिजिक्स और खराब केमिकल्स से पार पा सकते हैं, तो अगला कदम क्या है? सूरज के चारों ओर घूमते बड़े ऑर्बिटल शहर, मार्स और अर्थ के बीच ट्रैवल करते मोबाइल घर, या वीनस के जहरीले बादलों के ऊपर तैरते स्टेशन? ये सब उस मेन सवाल से जुड़ा है जो प्लैनेट्स में इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी इंसान के लिए है। अनजान में रहने की इंसानी इच्छा की एक्चुअली लिमिट क्या है? और इससे भी बढ़कर हम में से कितने लोग वहां रहने को तैयार होंगे जहां कोई भी इंजीनियरिंग मिस्टेक एंड हो सकती है, लेकिन एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत भी हो सकती है। फाइनली, यह पता लगाना कि हम हर प्लैनेट पर कैसे जी या मर सकते हैं, सिर्फ एक अजीब बात नहीं है,
ये समझने का एसबीए से अच्छा तरीका है कि हमारा ये छोटा सा नीला घर कितना कीमती है। हर खतरनाक एटमॉस्फेयर, हर सुपरफास्ट तूफान और वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की हर बूंद आपको याद दिलाती है कि अभी कोई पूरी तरह से सेफ प्लान भी नहीं है। लेकिन ये सच्चाई आपको डरा नहीं देगी, बल्कि आपको इंस्पायर करेगी। आप धरती के बाहर लाइफ देखने के लिए कितनी दूर जाने को तैयार होंगे, ये जानते हुए भी कि हर कदम पर लगभग नामुमकिन इंजीनियरिंग की जरूरत है। शायद अब ये जानकर कि वहां क्या है, आप अपनी जिंदगी को यहां एक अलग नजरिए से देखेंगे। क्या हम इस प्लैनेट का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं? क्या हम साइंस, मटेरियल फिजिक्स और स्पेस बायोलॉजी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जानते हैं, शायद एक दिन किसी और जगह को घर कह सकें। फ्यूचर उन लोगों पर डिपेंड करता है जो आज मुश्किल सवाल पूछते हैं और उन पर जो जवाब सुनने को तैयार हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको कौन सा प्लैनेट एसबीए से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? किस एक्सट्रीम सर्वाइवल या डेथ सिनेरियो ने आपको एसबीए से ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और छोटी घंटी को ऑन करना ना भूलें। इस तरह आप उन लोगों से सीखते रहेंगे जो इस यूनिवर्स की हर छोटी डिटेल से फैसिनेटेड हैं, जो हमें हमारी सोच से भी ज्यादा चैलेंज करेगा।